तो मार्केट रिसर्च की अगर आप बात करें, मार्केट रिसर्च इज बेसिकली व्हेन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। ऑलराइट, आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं कि मार्केट जो है उसके अंदर किस तरीके का कंज्यूमर है। ठीक है, कंज्यूमर को क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ पसंद है उसको, क्या चीज़ ना पसंद है। ठीक है, तो बेसिकली यू आर आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड यू also identify the competition level in the market, कि ऑलरेडी कितने एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं जो कि आपकी तरीके का बिजनेस जो है वो मार्केट में सेल कर रहे हैं, आपके तरीके का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। सो यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द कंपटीशन एंड ऑल्सो यू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि भाई वो कॉम्पिटिटर कर क्या रहा है एक्चुअली, कि हाउ ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्राइसिंग दैट ही इज चार्जिंग, उसके प्रोडक्ट में क्या ऐसी चीज़ है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो और क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं प्रोवाइड कर रहा वो और तब भी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। आप उसमें से थोड़ी सी डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे, बेसिकली आप अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाने की कोशिश करोगे। तो बेसिकली मार्केट रिसर्च में what you actually do is you gather, analyze and interpret information about a market। तो क्या क्या आप यूजुअली मार्केट रिसर्च में आप क्या क्या फाइंड आउट करना चाहते हो? इट वुड बी व्हाट प्राइस द कस्टमर्स आर विलिंग टू पे, what the customer will the customer buy the product, where would be they be most likely to buy the product, मतलब कहाँ से जाके कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे, what feature of my product does the customer likes or dislikes, what type of customer would buy my product, what type of promotion would be effective with these type of customers, how strong is the competition in the market। तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन और कंपटीशन की इंफॉर्मेशन, ये दो मेन रीजंस होते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो मार्केट रिसर्च कर रहा होता है, कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा, किस प्राइस पे खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा, मतलब कहाँ से इजीली जाके जो है वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज़ है जो आपके प्रोडक्ट में नहीं है, और कॉम्पिटिटर ऐसी क्या चीज़ नहीं दे रहा जो कस्टमर को चाहिए लेकिन वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है, तो आप वो चीज़ डाल दो अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो थ्रू मार्केट रिसर्च। अब बेसिकली जब मार्केट रिसर्च की बात होती है तो हमेशा दो बिजनेसेस का जिक्र होता है। एक बिजनेस होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस और एक होता है मार्केट ओरिएंटेड बिजनेसेस। बेसिकली बिजनेसेस की डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं जब वो एक मार्केट को टारगेट कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें लेट्स सपोज एक मास मार्केट बिजनेस को, ठीक है, अगर हम एक मास मार्केट बिजनेस की बात करें जो कि एक जैसा प्रोडक्ट बनाएगा और वो सारी मार्केट को एक ही जैसा प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा जैसे कि पेप्सी, तो वो बिजनेस जो है वो बेसिकली मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस होता है। मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस का मतलब ये होता है कि मास मार्केट को जब आप टारगेट कर रहे होते हो तो आप एग्जैक्टली वही चीज बना रहे होते हो जो कि कस्टमर को चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट रिसर्च करोगे, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले यू विल बी रिसर्चिंग द मार्केट well, and then you will be identifying the need of the customer and then you will be making the product। तो मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर आप क्या कर रहे होते हो, आप एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट बना रहे होते हो जो कि कस्टमर्स को चाहिए। whereas प्रोडक्ट लेड या प्रोडक्ट लेड oriented या product oriented businesses are those businesses which only focus on their product and they launch it in the market and then the demand is created। जैसे कि टच स्क्रीन फोन्स अगर बने थे या स्मार्टफोन्स अगर आए थे, तो स्मार्टफोन्स का कॉन्सेप्ट जो है सही है वो डेवलपर्स ने डिजाइन करा था, राइट। मतलब जो बिजनेसेस थे जैसे कि एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, एप्पल सैमसंग ने वो डिजाइन डेवलप करा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी। तो बेसिकली इट वाज नॉट एक्चुअली द कस्टमर्स प्रोडक्ट, इट वाज एक्चुअली अ रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट। तो बेसिकली बेसिकली वो प्रोडक्ट जो रिसर्च करके आते हैं, जो बहुत सारे मतलब वो बिजनेसेस जो कि कहते हैं कि यार हमारी एक्सपर्टीज ज़्यादा बेहतर है, कस्टमर को कुछ नहीं पता, हम लोग इनोवेशन लेकर आते हैं। तो बहुत सारे इनोवेटिव बिजनेसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांस बिजनेसेस, वो लोग जो है वो उस चीज़ को प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर होता है कि आपकी मेन फोकस ऑफ एक्टिविटी इज ऑन द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं। आप कस्टमर्स के बारे में नहीं सुनते, यू जस्ट हैव द फोकस ऑन हाउ टू मेक योर प्रोडक्ट बेटर। ठीक है, वेयर एज मार्केट ओरिएंटेड में यू ऑलवेज लिसन टू द कस्टमर एंड व्हाट द कस्टमर वांट्स यू गिव दैट थिंग इन द प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? मूविंग ऑन टू द मेथड्स ऑफ रिसर्च।
अब यूजुअली जो बिजनेसेस फॉलो कर रहे होते हैं वो दो रिसर्च टेक्निक्स या रिसर्च मेथड्स फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे पहला मेथड अगर हम बात करें इज प्राइमरी रिसर्च। Primary research is the collection and collation of original data via direct contact with potential or existing customers. तो बेसिकली आप प्राइमरी रिसर्च के अंदर क्या करते हो, आप खुद मार्केट में एंटर होते हो और कस्टमर से डायरेक्टली क्वेश्चनर या उनको ऑब्जर्व करते हो या तो क्वेश्चनर फिल कराते हो या उनसे डायरेक्टली इंटरव्यू ले रहे होते हो। सो देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू द कस्टमर during the research. So this is known as primary research. So primary research is the collection of the original data via direct contact with potential or existing customer. इसका दूसरा नाम है फील्ड रिसर्च। इसका फायदा क्या है कि अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, क्योंकि आप कस्टमर से डायरेक्टली लिंक्ड होते हो, तो यू गेट द अप टू डेट इंफॉर्मेशन एंड इट इज यूजुअली प्लान्ड एंड कैरिड आउट बाय द पीपल हु वांट टू यूज द डेटा एंड इट इज द फर्स्ट हैंड। तो बेसिकली ये प्लान और कैरी आउट वो लोग करते हैं, सही है, जिनको एक्चुअली जो है वो लोगों का डेटा चाहिए होता है, कस्टमर्स का डेटा चाहिए होता है, मतलब कि मार्केट ओरिएंटेड बिजनेसेस, एंड इट इज आल्सो फर्स्ट हैंड। तो बेसिकली इसकी जो स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्टिव या समझ लो बिजनेस इसको अपनी नीड के हिसाब से जो है वो गैदर करते हैं, मतलब उसको जो चीज जाननी है, बिजनेस को जो चीज जाननी है, वो उसी उसी चीजों को अपने क्वेश्चंस में डिफाइन करते हैं, और फिर वो क्वेश्चंस का आंसर जब मिलता है तो बिजनेस एग्जैक्टली नोज व्हाट ही इज गेटिंग और व्हाट इंफॉर्मेशन ही इज गेटिंग। However, limitations की अगर हम बात करें तो limitation is that it can be very expensive. Okay, फील्ड रिसर्च काफी एक्सपेंसिव होता है बिकॉज क्वेश्चनर्स वगैरह उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करने हैं तो कस्टमर्स को बुलाना पड़ेगा, सारी चीजें उनको बतानी पड़ेंगी, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एंड इट इज नॉट अवेलेबल इमीडिएटली, इट टेक्स टाइम टू कलेक्ट। आप मार्केट रिसर्च जब कंडक्ट करते हो तो यूजुअली अब तो खैर टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी आने के बाद भी इट टेक्स वीक्स और मंथ्स इवन टू कलेक्ट एंड कोलेट द मार्केट रिसर्च डेटा। तो दिस इज व्हाट प्राइमरी रिसर्च इज। एंड मेथड्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च की अगर हम बात करें कि किन किन तरीके से आपका बिजनेस जो है वो प्राइमरी रिसर्च कंडक्ट कर रहा होता है, तो सबसे पहला है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर इज बेसिकली जब आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हो और वो क्वेश्चनर आप कस्टमर को जो है वो सामने अपने फिल करवा रहे हो, तो यूजुअली पेपर पे क्वेश्चनर जो है वो कस्टमर फिल कर रहा होता है। तो उसका फायदा यही है कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस, क्योंकि इसके अंदर यूजुअली जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो ओपन एंड होते हैं या तो क्लोज्ड एंड होते हैं। अब ओपन एंड क्वेश्चन और क्लोज एंड का क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं आपको अगर बोलूं कि भाई रेट माय प्रोडक्ट आउट ऑफ, या नहीं, मैं आपको बोलूं कि भाई हाउ हाउ वाज द प्रोडक्ट, बेस्ट, वर्स और एक्सीलेंट, मतलब मैं आपको ऑप्शंस दे दूं, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड एंड क्वेश्चंस। मतलब जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज्ड एंड होते हैं, बेसिकली उसमें यू जस्ट हैव टू टेक द करेक्ट आंसर। लेकिन ओपन एंड क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो, जैसे कि आप पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो दैट इज बेसिकली एन ओपिनियन, उसमें आप अपना ओपिनियन अपना जजमेंट दे सकते हो कि भाई मुझे जो है वो इस प्रोडक्ट की ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और इसको बेहतर किया जा सकता है। तो इफ द बिजनेस इज आस्किंग यू फॉर एनी सजेशन एंड ऑल, सो यू कैन गिव दैट। इज दैट क्लियर? देन दे कैन आल्सो बी कैरिड आउट ऑनलाइन। तो थोड़ा ये मतलब आसान होता है क्वेश्चनर को फिल करवाना अगर ऑनलाइन हो जाए तो। लिमिटेशंस क्या है कि इफ द क्वेश्चन आर नॉट वेल थॉट देन द इंफॉर्मेशन विल नॉट बी एक्यूरेट। आपने मेक श्योर करना है कि जो आप क्वेश्चन बना रहे हो वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये जो अगर क्वेश्चन है या क्वेश्चन उसके अंदर जो है वो एक्यूरेट नहीं हो तो आपको फिर वो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो आपको नहीं मिल सकती। ठीक है। Collating and analyzing the result is time consuming, और again questionnaires are quite a time consuming activity। तो क्वेश्चनर्स जो है वो आपको काफी ज्यादा आपका टाइम खर्च करते हैं। इंटरव्यूज की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू मतलब आप जो कंज्यूमर्स हैं उनको बुलाते हैं और उनसे इंटरव्यू लेते हैं, वन ऑन वन इंटरव्यू होता है या ग्रुप्स में इंटरव्यू होता है। तो द इंटरव्यूअर इज एबल टू एक्सप्लेन एनी क्वेश्चंस दैट इज नॉट क्लियर टू द इंटरव्यू। तो बेसिकली अगर किसी भी कस्टमर को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो वो क्या कर सकता है, वो जो है वो समझा सकता है क्वेश्चन। इंटरव्यू वहां पे बैठा होगा, इंटरव्यूअर जो होगा जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो उसको जो है वो वहां समझा सकते। तो ये मसला नहीं आएगा कि यार क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कोई भी आंसर कर दो। एवरी क्वेश्चन विल बी क्लियर एंड डिफाइंड, और फिर आंसर्स जो है वो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड।
आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी गैदर हो सकती है, सही है, आप डिटेल इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हो, जाहिर सी बात है। व्हेन यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू, आप कस्टमर से जो है वो और ज्यादा बातें पूछ के जो है वो देन एंड देयर उनसे जो है वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। लेकिन लिमिटेशंस क्या है कि इंटरव्यूज आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू कैरी आउट एंड देयरफॉर दे आर ऑफन एक्सपेंसिव वे ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। सो अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता है। फिर आ जाते हैं ऑनलाइन सर्विस, जैसे वेबसाइट्स वगैरह पे यूजुअली ऑनलाइन सर्विस चल रहे होते हैं कि आप ऑनलाइन जो है वो एक सर्वे फिल फॉर्म करें, सही है, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं। सो इट इज क्विक एंड फास्ट एंड डेटा कलेक्टेड कैन बी क्विकली रिप्रेजेंटेड। तो जैसे कि जीमेल पे आपने एक गूगल फॉर्म बनाया, गूगल फॉर्म में आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस डाल दिया। अब वो गूगल फॉर्म ना रियल टाइम में चल रहा होता है, जैसे जैसे कोई ना कोई उसको फिल कर रहा होगा वैसे वैसे आपके पास डेटा आ रहा होगा। तो डेटा रिप्रेजेंट करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। However, limitations क्या है कि there is scope for fraud. Some people will just answer an online survey to gain any incentive. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ऑनलाइन सर्वे आप फिल करवा रहे हो तो आप कोई फ्री प्राइस दे रहे हो, कोई प्राइस बनी दे रहे हो। जैसे यूजुअली पाकिस्तान में आप अगर एक ऑनलाइन सर्वे फिल करो तो आपको 500 रुपये का बैलेंस यूजुअली कंपनीज दे रही होती हैं। तो ये सारी इंसेंटिव पाने के लिए आप सही तरीके से शायद क्वेश्चन नहीं फिल करो, आपको मेन ऑब्जेक्टिव ये हो कि यार 500 का फ्री का बैलेंस मिल रहा है और सर्वे जो है वो आपको पता ही नहीं है किस चीज़ का है, लेकिन आप फिल कर रहे हो क्यों, क्योंकि आपको 500 का बैलेंस मिल रहा है। तो ये काफी ज्यादा जो है वो इसके अंदर मसले मसाइल आ सकते हैं। फिर एब्सेंस ऑफ इंटरव्यूअर टू एक्सप्लेन ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब कोई इंटरव्यूअर नहीं होता, कोई बंदा नहीं होता जो आपको क्वेश्चन दे रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आपने खुद ही उसको समझना है और खुद ही आंसर करना है, कोई बंदा नहीं होगा वहां पे आपको समझाने के लिए। तो अगेन इसके अंदर भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत आ सकती है फिर, क्योंकि अगर किसी कस्टमर को क्वेश्चन समझ नहीं आया और उसने गलत आंसर दे दिया तो बेसिकली आपका जो है वो सारा डेटा जो है वो खराब हो जाएगा। तो दीज आर ऑनलाइन सर्विस। फिर आते हैं फोकस ग्रुप्स। अब फोकस ग्रुप बेसिकली अग्री टू provide information through a group discussion with a researcher present। अब फोकस ग्रुप्स ये यूजुअली जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। मतलब कि एक बंदा आपने बुला लिया, उसको प्रोडक्ट टेस्ट करवाया और उसको भी आपने कोई भी चीज़ नहीं बताई, ना ही आपने उसको ब्रांड इमेज बताया, ब्रांड नेम बताया, ना ही आपने उसको कुछ बताया, बस आपने उसको प्रोडक्ट टेस्ट करवाया, ठीक है, और उसका उससे ओपिनियन लिया एंड देन आपने उसको डिस्क्लोज किया कि भाई ये ब्रांड था या वो ब्रांड था। क्यों? क्योंकि जब कोई रैंडमली एक प्रोडक्ट आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट, तो आपका जो ओपिनियन उस टाइम पे आएगा वो काफी ज्यादा ओरिजिनल और काफी ज्यादा ट्रुथफुल होगा। कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज, पता नहीं आप लोग ने एड, मैं आपके सामने एक ड्रिंक रख दूं, लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक ड्रिंक रख दूं और मैं आपको बोलूं भाई पी के बताएं कैसी है और अपना ओपिनियन दें। आपको पता नहीं है वो पेप्सी है, मेरिंडा है, कोक है, कोला नेक्स्ट है, कोई भी है, वो आपको पता नहीं है, लेकिन आप क्या कहते हैं, आप ड्रिंक पीते हैं। बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग नाउ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि ये कौन सी है सबसे पहले, पेप्सी है, कोक है, कोला नेक्स्ट है, यू कैन नॉट डिसाइड। बट व्हेन यू कैन नॉट डिसाइड ऑन द ब्रांड नेम, अब आप क्या करोगे, अब आप जो है वो ओरिजिनल अपने व्यू पॉइंट देना शुरू कर दोगे कि हाँ पेप्सी जो है वो जो भी ड्रिंक है ये काफी अच्छी है, बुरी है, जो भी एक्स वाई जी आपको लगेगा, एंड व्हेन आई विल डिस्क्लोज यू द नेम, सही है, देन ईदर यू बी अमेज्ड, ठीक है, या फिर आपको लगेगा कि यार आपने जो है वो गलत बोल दिया। ठीक है, तो मतलब इस तरीके की चीजें हैं कि फोकस ग्रुप के अंदर यूजुअली ये होता है, या तो ये ग्रुप डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि भाई बंदों को बुला के, सही है, बिठा के, और उसके अंदर एक मॉडरेटर होता है और कंज्यूमर्स से जो है वो बातें सुनते हैं प्रोडक्ट के बारे में एंड देन दे प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू इट। सो दैट इज ऑल्सो रिसर्च के बेसिकली कंज्यूमर से पूछते हैं कि यार क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आने, या कंज्यूमर, बहुत सारे कंज्यूमर्स को बुलाया, ठीक है, उनको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई, ठीक है, और उनसे उनका ओपिनियन लिया कि भाई एडवर्टाइजमेंट कैसी लगी आपको। तो ये भी फोकस ग्रुप का काम होता है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके की जो है वो चीजें करके आप फोकस ग्रुप से जो है वो research data collect कर सकते हो। So these are the four methods that are usually used in the primary research। और प्राइमरी रिसर्च के अंदर आप जब रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हो तो ऑफ कोर्स यू आर टारगेटिंग इन मार्केट, राइट। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या पूरी मार्केट से टारगेट करना या पूरी मार्केट के कंज्यूमर से इंटरव्यू लेना, क्वेश्चनर फिल करवाना या उनको फोकस ग्रुप में डालना या ऑनलाइन सर्वे फिल करवाना, क्या पूरी मार्केट से पॉसिबल होगा? जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि भाई आप लोग जो है वो कराची के लोगों से पूछें कि यार कितना जो है वो बिल पे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रिसर्च है कि कितना बिल पे कर रहे हैं एट एन एवरेज,
तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या सबसे सब लोगों से पूरे कराची में एक एक बंदे से डेटा गैदर करना आसान होगा या मुश्किल होगा? होगा सर। हाँ, मुश्किल होगा सर। मुश्किल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जो है वो डेटा जब गैदर कर रहे होते हो, ठीक है, तो आप ईच एंड एवरी पर्सन को काउंट नहीं कर सकते। और उसका रीजन सिंपली ये है कि एक तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, और दूसरा ये है कि कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा लग जाएगी। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो सैम्पलिंग करते हैं। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि यार ब्लड निकाल के टेस्ट करूंगा मैं। तो मार्केट में भी यही हो रहा होता है ना कि कंज्यूमर्स पे आप टेस्ट कर रहे होते हो, कंज्यूमर्स को असेस कर रहे होते हो। तो इसी तरह अगर डॉक्टर बोलते हैं कि यार आपको ब्लड देना चाहिए होगा, तो आप जो है वो अपना ब्लड दें, और उस पर हम टेस्ट करके आपको रिपोर्ट्स देंगे। तो क्या वो पूरा खून निकाल लेता है सिस्टम में से, या सिर्फ एक सैंपल निकालता है? सैंपल निकालता है, राइट। सर सिर्फ तो सैंपल इसी निकालता तरह है। मार्केट के अंदर जब आप रिसर्च कर रहे होते हो और आपको मार्केट की रिपोर्ट चाहिए होती है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे होते हो, मार्केट में सैम्पलिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो a sample is a group of people who are selected to respond to a market research exercise such as a questionnaire. तो अगर आपको कराची में लोगों के बिल्स जानने हैं कि कितना एवरेज लोग बिल पे कर रहे हैं, आप कराची की हर जो लोकेशन से कोई 10 पीपल या 100 लोग जो है वो निकालोगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने 100 लोग गुलशन इकबाल से निकाल दिए, 100 लोग बादराबाद से निकाले, 100 लोग कोरंगी से निकाले, 100 लोग लांडी से निकाले, 100 लोग नॉर्थ नाजोबाद से निकाले। तो इस तरीके से हर एरिया में से आपने जो है वो 100 100 100 100 लोग निकाल के आपने उन पे रिसर्च करा और उनसे पूछा कि भाई आपका बिल कितना आया है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सैम्पलिंग इज। तो सैम्पलिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है रैंडम सैम्पलिंग और एक होता है कोटा सैम्पलिंग। अच्छा, अब जो 100 लोग मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सैंपल साइज है हमारा। ये क्या है हमारा सैंपल साइज? जैसे कि खून देते हुए आपको कितना एमएल खून देना है, 10 एमएल, 20 एमएल, जितना भी खून देना है, तो वो आप दे रहे होते हो। तो इसी तरह वो सैंपल साइज होता है। तो यहाँ पर भी सैंपल साइज होता है कि ये जो 100 पीपल में एक जगह से सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज द सैंपल साइज। अब सैंपल साइज को आप कैसे सेलेक्ट करते हो? हाउ डू यू सेलेक्ट दिस 100 पीपल? तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला है रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल इज व्हेन पीपल आर सेलेक्टेड एट रैंडम एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मार्केट रिसर्च। आप रैंडमली गुलशन इकबाल में 100 घरों पे जाते हो, रैंडमली, और उन 100 घरों पे आप जो है वो पूछते हो कि भाई आपका बिल कितना आया है। So randomly you select any 100. You don't follow a set pattern. You randomly select 100 houses and you go there and you research, and then you after researching आप जो है वो अपना डेटा कलेक्ट कर देते हो फ्रॉम गुलशन इकबाल। इसी तरह आप किसी और एरिया में जाते हो, हैदराबाद में जाते हो, वहां के रैंडमली किसी भी फ्लैट में चले गए, किसी भी घर में चले गए और पूछ लिया कि भाई आपका बिल कितना है। तो ये रैंडम सैम्पलिंग होती है। कोटा सैम्पलिंग इज व्हेन पीपल आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द मार्केट रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि फीमेल्स के लिए है सिर्फ, राइट। तो वो उसके उस सैंपल के अंदर मेल का कोई काम नहीं है। तो अगर आप मेल लोगों से सवाल करोगे, तो फिर वहां पे वो आपका इंफॉर्मेशन बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे ये है कि कोटा सैम्पलिंग के अंदर बेसिकली आप स्पेसिफिकली उसी मार्केट को टारगेट करते हो जो कि, या उसी समझ लो सेगमेंट को टारगेट करते हो जो कि आपकी मार्केट का पार्ट है, जो कि आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। तो जैसे कि फ्रेग्रेंसेस वाले हैं, अगर वो फीमेल परफ्यूम बना रहे हैं तो वो फीमेल्स को टारगेट करेंगे, अगर वो मेल को परफ्यूम बना रहे हैं तो वो मेल को टारगेट करेंगे, और अगर वो मेल फीमेल दोनों को बना रहे हैं तो वो मेल फीमेल दोनों से पूछेंगे कि भाई आपने हमारा वो वाला परफ्यूम इस्तेमाल करा, जैसे जे डॉट है। अब जे डॉट को जानना है तो वो क्या करेगा, वो मेल फीमेल के हिसाब से पूछ लेगा। तो इस तरीके से जो है वो आपका कोटा सैम्पलिंग होता है। तो कोटा सैम्पलिंग के अंदर आप एक सेट पैटर्न, एक कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहे होते हो कि भाई जितने लोगों की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे आप पूछोगे। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट फीमेल्स के लिए है, तो यू विल आस्क द फीमेल्स ओनली, ठीक है। एंड देन आपका जो रैंडम सैंपल है, और रैंडम में आप रैंडमली मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बड़ा हो, उससे जाके आप पूछ लो, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस between a random sample and the quota sampling, and this is sampling and its methods. Moving on to
द अनदर रिसर्च, बच्चों समझ आ रहे हैं ना, तेज तो नहीं जा रहा मैं, क्लियर हो रही है बात? हेलो। जी Yes, sir. सर। Yes, sir. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सेकेंडरी रिसर्च. अब सेकेंडरी रिसर्च इज अ रिसर्च दैट इज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड. किसी ने ऑलरेडी प्राइमरी रिसर्च करके ये डेटा कलेक्ट कर लिया है, और वो डेटा को कंपाइल करके उसने ऑनलाइन या कहीं उसने डाल दिया है, और आप जो है अब वो डेटा इस्तेमाल करो. फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी थी, मैंने कंडक्ट करा प्राइमरी रिसर्च, और मुझे पता चला कि यार गुलशन इकबाल के इलाके में जो है वो 60% लोग जो हैं वो लेट्स सपोज परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब ये मेरी रिसर्च है. ठीक है, अब लेट्स सपोज सना ने सोचा कि यार मैं कोई परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करती हूँ, और वो मैं सेल करूंगी गुलशन इकबाल के अंदर. तो अब सना ने अगर मेरी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करी कि यार 60% इज द मार्केट रेशियो इन गुलशन इकबाल, कि 60% लोग जो है वो परफ्यूम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लोकल ब्रांड्स का. तो अब ये जो है इन्फॉर्मेशन जो सना इस्तेमाल कर रही होंगी वो उसके लिए सेकेंडरी रिसर्च बन जाएगी. मैंने तो प्राइमरी रिसर्च करके कलेक्ट करी थी, लेकिन मैं वो इन्फॉर्मेशन मैंने दूसरों के लिए प्रोवाइड कर दी, और वो दूसरे जब वो उसको इस्तेमाल करेंगे तो दैट इज सेकेंडरी रिसर्च. ये बिल्कुल सेकेंड हैंड की तरह होता है. मैंने गाड़ी खरीदी, सही है, प्राइमरी रिसर्च. मैंने वो गाड़ी बेच दी किसी और को, अब वो यूज कर रहा है उसको, तो दैट इज सेकेंड हैंड, राइट? तो सेकेंडरी रिसर्च, उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं. तो सेकेंडरी रिसर्च इज the research that has already been collected by someone else, and now it is being used by you for your business. So secondary research or test research is the use of information that has already been collected and is available for use by others. तो सेकेंडरी रिसर्च का बेनिफिट क्या है कि इट इज मच चीपर वे ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. आपको फील्ड पे नहीं जाना होगा, आपको क्वेश्चनर्स नहीं फिल करवाने होंगे, आपको लोगों को, कंज्यूमर्स को कोई इंसेंटिव नहीं देना होगा उन पे रिसर्च करने के लिए. तो इट इज एन cheaper method, यूजुअली क्विकर टू ऑब्टेन सेकेंडरी डेटा. और ये क्विकर टू ऑब्टेन है, इसमें जो है वो आपका टाइम ज़ाया नहीं होता इतना ज़्यादा. However, limitations क्या है, data may have been collected several years ago and out of date. इसका जो डेटा होता है वो आउट ऑफ डेट हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा जो है वो आपने काफी सालों पहले कलेक्ट किया था, और वो आउट ऑफ डेट हो जाता है. फिर डेटा में नॉट बी completely relevant as it was not collected with the needs of one business in mind. तो डेटा जो है आपका वो रेलेवेंट भी नहीं हो सकता आपके लिए. फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और है, और जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसर्च है वो कुछ और है. मुझे जानना है कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीद क्यों नहीं रहा, और रिसर्च जो अवेलेबल है कि कस्टमर खरीदता क्यों है प्रोडक्ट. तो मतलब ये मेरे प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंस नहीं होगा, ये मेरे मार्केट रिसर्च ऑब्जेक्टिव कोई लिए रेलेवेंट नहीं होगा. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि रेलेवेंस इशू क्रिएट करती हैं, कि आपको जो एक्चुअली नीड है या आपका जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, तो फिर देन यू विल हैव टू कंडक्ट द मार्केट रिसर्च, द प्राइमरी मार्केट रिसर्च. सही है. तो not all information is available, and sometimes irrelevant information which is not according to your business is available, तो आपको जो है वो प्राइमरी रिसर्च ही कंडक्ट करवानी पड़ती है. अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, कि ये जो सेकेंडरी डेटा है ये बिजनेस कलेक्ट कहाँ कहाँ से कर सकता है. अगर इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें, कि यार आपको जानना है कि आपकी पिछली प्राइसेस क्या थी, आपको जानना है कि पिछले सालों की सेल्स क्या थी, तो सेल्स डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स, प्राइसिंग डेटा, कस्टमर रिकॉर्ड, सेल्स रिपोर्ट्स, कि पिछले साल का डेटा आप अगर आपको चाहिए तो वो तो आपको आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही दे देगा. सेल्स डिपार्टमेंट आपको जो है वो सेल्स रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगा, पिछले साल क्या प्राइस थी. मतलब यूजुअली बिजनेसेस परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए बोल रहे होते हैं ना, कि यार पिछले साल का डेटा जो है वो निकाल के लाओ. तो जो पिछले साल का डेटा है कंपाइल्ड, वो आपका एक सेकेंडरी डेटा है. फिर ओपिनियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पीआर पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आपका प्रोडक्ट, वो उनके उनकी इंफॉर्मेशन, उनसे जो है वो डेटा आप कलेक्ट करते हो. बस पीआर लोग जो होते हैं आपके पीआर रिलेशनशिप मैनेजर्स, तो उनसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो. फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो पिछले साल के बजट, पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उससे आपको पता चल रहा होता है आपके क्या फाइनेंसेस हैं, क्या खर्चे हैं, क्या रेवेन्यू है. फिर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से आप पता करते हो कि भाई कस्टमर्स को क्या चीजें चाहिए. तो मतलब किसी और से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आप खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे. तो इस सिचुएशन में दीज आर ऑल योर इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस.
और एक्सटर्नल सोर्सेज इज बेसिकली कि आप किसी आउटसाइड पार्टी से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो उसके अंदर आपकी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉपुलेशन काउंट करती हैं, उस पॉपुलेशन को एज स्ट्रक्चर में डिवाइड करती हैं। तो अगर आप वो डेटा इस्तेमाल करोगे कि कितनी पॉपुलेशन है लेट्स सपोज यंगस्टर्स की, तो वो सेकेंडरी डेटा होगा कि गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स से आपने डेटा उठाया है। न्यूज़पेपर्स में यूजुअली डेटा मौजूद होता है। फिर कुछ होती है मार्केट रिसर्च एजेंसीज। इन एजेंसीज का काम क्या होता है? इन एजेंसीज का काम होता है कि ये लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं, और रिसर्च कंडक्ट करने के बाद ये लोग एक रिपोर्ट बना के पब्लिश कर देते हैं कि भाई हमारे हमने ये रिसर्च करी थी, इस रिसर्च से हमें ये फाइंडिंग्स मिली हैं। अब वो जिस बिजनेस के लिए भी रेलेवेंट होता है, बिजनेस वहां से जाके उसको खरीद लेता है। तो मार्केट रिसर्च एजेंसीज का काम यही होता है कि वो मार्केट रिसर्च करती रहें और वो पब्लिश करती रहें रिपोर्ट्स अपनी, और फिर जो बिजनेस जिसको वो रिपोर्ट समझ में आती है वो उनको परचेज कर सकता है। एंड देन ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स द इंटरनेट इज टुडे इन टुडेज वर्ल्ड, द इंटरनेट इज द मेन सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो आपको इंटरनेट पे भी जो है वो डेटा मिल सकता है। ठीक है, तो दीज आर द वेज और यू कैन से द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द मार्केट रिसर्च डेटा। और ये दो मेथड जो है वो फॉलो हो रहे होते हैं, और इनके अंदर जो है वो अपने ही इनके सोर्सेज हैं या तरीके हैं जिनसे ये मेथड, ये रिसर्च का मेथड, रिसर्च जो है वो कलेक्ट हो रही होती है। मूविंग ऑन टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्यूरेसी ऑफ मार्केट रिसर्च डेटा। बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस समझ में आ गया? उनके सोर्सेज समझ में आ गए, उनके तरीके समझ में आ गए किस तरीके से कलेक्ट करते हैं? अलिशबा, सना, आप लोग को बच्चों समझ आ गया? माइक को करीब रख के बात करें यार। जी सर। ऑलराइट, अलिशबा आपको? जी सर। ग्रेट। Now moving on to factors influencing the accuracy of market research data. अब आपके market research data जो आपने collect करा है, how can you determine that whether it is accurate or not? सबसे पहले तो how carefully the sample was drawn up and the size of sample. कितना सोच समझ के और accurately आपने अपना sample create करा है, and उस sample का size कितना है। याद रखिएगा जितने ज्यादा लोगों से आप सवाल करेंगे उतना ज्यादा आपका डेटा एक्यूरेट होता रहेगा। ठीक है, तो यू मस्ट मेक श्योर, if you want your data to be accurate, you must make sure that you have an accurate size of the sample, and you must carefully draw your sample. That means कि जो बंदा या बंदी आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ वही आपके रिसर्च के पार्ट बनने चाहिए। रैंडमली कोई भी बंदा या बंदी नहीं बन सकती, कोई भी आपका जो है वो कस्टमर उसका पार्ट नहीं बन सकता जो कि आपका कस्टमर है ही नहीं। फिर secondly, the way in which the question in the questionnaire were phrased to ensure honest responses. आपने क्वेश्चनर के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन डाले हैं जिनसे ऑनेस्ट ओपिनियंस नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर आपका जो रिसर्च डेटा कलेक्शन है वो बिल्कुल इनएक्यूरेट हो जाएगा। तो यू शुड मेक श्योर दैट कि आप जो भी रिसर्च क्वेश्चंस लिख रहे हैं, यू शुड इंश्योर दैट कि वो रिसर्च क्वेश्चंस एक्यूरेट हों। एक्यूरेट इन सेंस के वो कस्टमर को समझ आए और कस्टमर फिर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन उनपे दे रहा हो। फिर तीसरा है आपका द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप ये मेक श्योर करें कि जो भी आप सेकेंडरी रिसर्च डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, यू मेक श्योर दैट कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा पुरानी होगी तो जाहिर सी बात है उसमें मसला ये आएगा कि वो आउट ऑफ डेट हो सकती है। So you must ensure that whatever data you are collecting, you must make sure that कि वो डेटा जो है वो इतना ज्यादा पुराना ना हो और आउट ऑफ डेट ना हो। और लास्टली बायस। बायस का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस बिजनेसेस कह लें या न्यूज़पेपर कंपनीज कह लें, ये क्या कर रहे होते हैं, ये लोग पैसे लेते हैं, ठीक है, और पैसे लेने के बाद वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानना है और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, न्यूज़पेपर में गलत खबरें भी छपती हैं, ठीक है, आप न्यूज़पेपर वालों को पैसे दे दो वो गलत खबर छपा देगा। अब आपने अपने कॉम्पिटिटर के बारे में गलत खबर सुन ली, ठीक है, अब गलत खबर सुन ली तो आपने फिर उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग शुरू कर दी, हालांकि वो खबर थी गलत।
तो इसको हम कहते हैं बायसनेस, ठीक है। अब या फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूज़पेपर कंपनी को कोई एक कंपनी पसंद है या एक कंपनी उनको अच्छी लगती है, एक कंपनी से वो चीजें खरीदते हैं तो वो उनके कस्टमर हैं, तो वो उस कंपनी की तारीफ करेंगे और दूसरी कंपनी की बुराई करेंगे। तो ये जो डेटा है ये इनएक्यूरेट है, राइट, क्योंकि ये बायसनेस शो कर रहा है कि अगर न्यूज़पेपर ओनर को एक कंपनी पसंद है तो वो उसकी तारीफ कर रहा है और दूसरी नहीं पसंद तो उसकी बुराई कर रहा है, हालांकि ऐसा शायद ओरिजिनली ना हो। तो मतलब इस तरीके से आपकी बायसनेस जो है वो आ जाती है और उसकी वजह से आपका जो रिसर्च डेटा है वो खराब होना शुरू हो जाता है। फिर द वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन, आपने जो भी वर्डिंग्स क्वेश्चन के हैं वो बड़ी हाई फाई इस्तेमाल कर ली है, बहुत अंग्रेजी उसके अंदर लिख दी है टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, लेकिन कस्टमर्स को वो अंग्रेजी समझ ही नहीं आ रही। यूजुअली ऐसा होता है ना कि आप अपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह या कोई इंग्लिश का ऐसे वगैरह भी लिख रहे हो तो आप कुछ इस तरीके के वर्ड्स भी इस्तेमाल कर लेते हो तो ये जो कि रीडर को समझ नहीं आते। तो इसी तरह यहाँ पे यही है कि क्वेश्चनर्स को आप इस तरीके से फ्रेस करते हो या बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हो जिसकी वजह से क्वेश्चंस जो है वो समझ नहीं आते और सही से रिस्पॉन्ड नहीं हो पाता। एंड हु कैरीड आउट द रिसर्च, किसने रिसर्च कैरी आउट करी है? इफ द रिसर्च हैज बीन कैरीड आउट बाय प्रोफेशनल्स तो उसका डेटा एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन अगर रिसर्च जो है वो किसी ऐसी ही बंदे ने या किसी यू कैन से अनट्रस्टेड सोर्स ने गैदर करी है तो फिर वो डेटा इनएक्यूरेट होगा। सो यू मस्ट आल्सो सी दैट हु हैज कलेक्टेड द रिसर्च। बहुत ऐसे फेमस नाम होते हैं, जब आप लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो बेसिकली एक होता है मेथड्स ऑफ बिजनेस रिसर्च का कोर्स, तो उसके अंदर आपको एक्चुअली पता चलता है कि भाई किस तरीके से रिसर्चेस होती हैं। तो उसके अंदर यूजुअली कंपनीज हैं, अब जैसे हमने जब वो पढ़ा था तो हम लोग यूजुअली जो आर्टिकल्स पढ़ते थे या कोई रिसर्च आर्टिकल जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोग पढ़ते थे, तो वो हम लोग स्पेसिफिक रिसर्चर्स की उठाते थे। अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन बड़ा मुश्किल सा नाम है थोड़ा इसलिए मैं भूल गया, लेकिन हम स्पेसिफिकली हाँ एमरल्ड एमरल्ड आर्टिकल्स, एमरल्ड आर्टिकल्स जो है वो दिस इज वन ऑफ द कंपनीज जो कि रिसर्च कंडक्ट करती है, वो मार्केट रिसर्च एजेंसी बेसिकली है। तो बेसिकली उनके आर्टिकल्स जो है ना एक्यूरेट होते हैं। तो इसी तरह और भी बिजनेस कंपनीज होती है उनके रिसर्च भी एक्यूरेट होते हैं। और यूजुअली गवर्नमेंट जो डेटा प्रोवाइड कर रही होती है, जैसे हमें अगर कोई पॉपुलेशन साइज या इस चीज का डेटा चाहिए होता है तो हम लोग जाके गवर्नमेंट के आर्टिकल से उठाते थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा जो है वो काफी एक्यूरेट होता है। तो मतलब कि इस तरीके से आप जो है वो सिर्फ उन आर्टिकल्स में से डेटा उठाते हैं विच आर ट्रस्टेड, ठीक है, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो। So these are the factors you must ensure that these factors must be in place and must be followed thoroughly so that आपका रिसर्च डेटा जो है वो इनएक्यूरेट ना हो बल्कि एक्यूरेट हो जाए। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आ रहा है? ये पॉइंट समझ आ गए या नहीं? जी सर। Yes, sir. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा। नाउ व्हाट आर द वेज दैट यू रिप्रेजेंट योर डेटा? किस तरीके से आप जो है वो डेटा लोगों को दिखा रहे होते हैं? सो presentation of data is through either the table or tally chart। टेबल और टैली चार्ट जो है वो यूजुअली आपका टेबल्स होते हैं जिसके अंदर आप रिसर्च डेटा करते हो, जैसे जितने भी कस्टमर्स हैं उनका नाम वगैरह हर एक टेबल, नाम, जेंडर, एज, ये सारा टेबल फॉर्म हो जाता है। तो एक्सेल पे आप जो है वो ये टेबल बना रहे होते हो। फिर मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ एक चीज, पता नहीं हो मेरे पास अभी। ये बेसिकली हमने अपनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च डायरेक्ट करी थी और the research was that influence of organizational leadership, management of employees and strategic emphasis on job commitment, के कैसे लीडरशिप, मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक एम्फसाइज आपकी जॉब की कमिटमेंट को इम्पैक्ट कर रही थी। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन दैट वी करेक्टेड, तो दिस वाज द फॉर्म बेसिकली। एंड ये फॉर्म जो है वो आपका, पहले हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मास्टर्स, how long have you been employed? 10 years। अब जो है वो आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री,
इनको हम कहते हैं क्लोज एंड क्वेश्चंस, जिसके हमने अभी प्राइमरी रिसर्च में डिस्कस कर रहा था। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आ गए, एंड देन यू सबमिट, तो हमारे पास डेटा आ जाता था। अब ये डेटा जो है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं रिस्पॉन्सेज। बेसिकली वी हैव कलेक्टेड 316 रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अब 316 रिस्पॉन्सेज इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हर एक बंदे ने जो है कन्वर्ट दिस डेटा इनटू एक्सेल शीट। अब एक्सेल शीट क्या है? ये आपकी एक्सेल शीट है बच्चों, दिख रहा है आप लोग को? ये हो है आपके टेबल्स। अब ये आपके टेबल्स हो गए बेसिकली, और इसके अंदर जो है आपका सारा डेटा आ गया। तो इस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट होता है थ्रू टेबल्स समटाइम्स। देन डायग्राम्स, डायग्राम्स जैसे कि आपका लाइन ग्राफ, पाई चार्ट एंड बार चार्ट हो गए। तो ये आपके रिस्पॉन्सेज आ गए, जिसके अंदर हमारे पास इंडिविजुअल लेवल पे भी डेटा आ सकता है कि भाई इंडिविजुअल लेवल में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो जिससे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था या फिल करा था, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज भी यहाँ पे आ गए हमारे पास। एंड देन वी आल्सो हैव द क्वेश्चंस कि ओवरऑल कितने मेल्स कितने फीमेल्स और किन्होंने जो है वो सारी चीजें करी थी। तो क्वेश्चंस ब्लैंक, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने ब्लैंक छोड़ा था। देन क्वेश्चन नंबर 3 में कितने लोगों ने मास्टर्स करा, 130 रिस्पॉन्सेज मास्टर्स के थे, 90 रिस्पॉन्सेज ग्रेजुएशन के थे, 45 इसके। तो मतलब कि इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव द समरी, तो ये आपके पाई चार्ट्स होते हैं और ये आपके हिस्टोग्राम्स या बार ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक बच्चों? हेलो। यस सर। एंड आई होप मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा किस तरीके से पाई चार्ट और बार ग्राफ्स पे हम लोग डेटा देख रहे होते हैं। अब जैसे कि बार चार्ट्स वगैरह पे डेटा देखने का तरीका क्या होता है। अब जैसे कि ये परसेंटेजेस में दिया हुआ है भाई, ये पूरा कितना होता है पाई चार्ट? 360। 360 होता है, राइट। तो 360 का 24.4% ने स्ट्रांगली एग्री करा है और 24.4% जो है वो न्यूट्रल है। मतलब इस तरीके से आप लोग जो है वो इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर ये बार चार्ट 13.4%, ये नीचे यहाँ पे दिया हुआ है आपके वैल्यूज 25, 50, 75, 100 एंड 125। तो उसी हिसाब से आपके पाई बार ग्राफ्स बने हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो है वो आपका प्रेजेंट मार्केट रिसर्च डेटा। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज मार्केट रिसर्च चैप्टर। 5-10 मिनट का मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज द मार्केटिंग मिक्स। और इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट मार्केटिंग मिक्स इज, एंड उसके अंदर जो पहला एलिमेंट होता है दैट इज प्रोडक्ट, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब हम मार्केटिंग पढ़ते हैं तो हमेशा मार्केटिंग मिक्स का जरूर जिक्र होता है। आप इसको अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी दे जाएं और मास्टर्स लेवल पे जाएं ले जाएं, मार्केटिंग मिक्स हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द व्हाट द मार्केटिंग डज। मार्केटिंग मिक्स कह लो कि एक जो डिसीजंस जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट लेता है, उन डिसीजंस को हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, ठीक है। So, marketing mix is a term which is used to describe all the activities which go into marketing a product or service. तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग और प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करने को हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स एक तरीके से कह लो कि इट इज द कंबाइंड वर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज दैट आर टेकन बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये जो कंबाइंड वर्ड है मार्केटिंग मिक्स, इसको हम चार चीजों को कंबाइन करके बनाया है हमने। जो मार्केटिंग मिक्स है,
इसको हमने 4 चीजों को कंबाइन करके बनाया है, which are known as the 4 Ps. And the 4 Ps are product, price, place, and product. Product supplies to a good or service. प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे होंगे, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी हो, आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, आपको कितने फीचर्स देने हैं उसके अंदर, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए. तो बेसिकली दिस इज इन द प्रोडक्ट. Then when we talk about price, price is basically at which the product will be sold to the customer. The price is the at which the product is sold to the customer. और जाहिर सी बात है ये भी एक की पार्ट है मार्केटिंग मिक्स का, क्योंकि प्राइस आप कह लें प्राइस इज अ कॉस्ट टू द कस्टमर्स. प्राइस जो होती है वो एक कॉस्ट, एक खर्चा होता है कस्टमर के लिए. और कस्टमर को अगर खर्चा ज्यादा आ रहा है किसी चीज पे और अगर वो कर भी दे वो खर्चा लेकिन उसको क्वालिटी नहीं मिल रही तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा. और कस्टमर को अगर खर्चा आया है कर भी ज्यादा जाए लेकिन तो प्राइसिंग भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग डिसीजंस का, कि आपने क्या प्राइस रखनी है अपने प्रोडक्ट की ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिके, कस्टमर उसको खरीदे और आपकी रेवेन्यू जनरेट हो जाए. तीसरा डिसीजन है अबाउट द प्लेस, वेयर टू कीप द प्रोडक्ट सो दैट द कस्टमर कैन बाय इट. प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ किस किस जगहों पे रखना है ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को वहां से खरीदे. तो ये डिसीजन भी जो है वो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट दे रहा होता है कि व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विल बी यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट. प्रमोशन इज बेसिकली हाउ द प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज्ड एंड प्रमोटेड. तो बेसिकली प्रमोशन के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो ब्रांड है या हमारा जो प्रोडक्ट है वो एडवर्टाइज और प्रमोट किया जा रहा है. इज दैट क्लियर बच्चों? ये चारों चीजें समझ में आ गई? जी सर. ऑलराइट. Yes, sir. अब बात करते हैं सबसे पहले पी की, दैट इज द प्रोडक्ट. अब इन चारों पे हम लोग सिंगल सिंगल बात करेंगे क्योंकि चारों पे अपना अपना चैप्टर है इनका. तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स होते हैं, व्हाट डू यू थिंक गाइस, कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स या क्या चीजें होती हैं जो कि उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाती हैं? जी अलिशबा, any one point that you can give which defines के how or why the products become successful? बेटा माइक के करीब बात करो, आवाज नहीं आ रही. Sir, when it's up to the trends और जो डिमांड चल रही है. Okay, तो सबसे पहले तो बेसिकली यू आर मेकिंग अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स दैट इज देयर इन द मार्केट. आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड दैट इज सेट इन द मार्केट. ठीक है. फिर उसके अलावा जी अली आप कुछ बताना चाहेंगे? The pricing and customer attractiveness. What do you think? Will the customer be eagerly buying an expensive product or a customer will be buying a cheaper product? Remaining in the keeping in the mind कि quality दोनों में अच्छी ही है. The cheaper product, obviously. A cheaper product will be bought. So of course the pricing is pricing भी देखता है product के successful होने में कि product is not too expensive. सही है. जी सना, anything else that you look into a product, a successful product? आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी, आप अपना प्रोडक्ट सेल करेंगी, so what will make your product a successful product? सर अच्छे से मार्केट रिसर्च करना कि हमारे कस्टमर्स को क्या चाहिए, प्राइसिंग हमें अच्छी सी रखनी चाहिए कस्टमर्स के हिसाब से कि वो लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी क्या अफोर्डेबिलिटी है. ठीक है. तो बिल्कुल कस्टमर्स की नीड्स के हिसाब से मार्केट रिसर्च करने के बाद you can make a successful product when you provide what exactly the customers want. कस्टमर्स को जो चीज चाहिए, जो उनकी नीड्स हैं और वांट्स हैं, आप उसी हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हो. So yeah, these are the things that make your product successful. So a successful product should be satisfying the existing wants and needs of the customers. It should have a good design. That means its performance, its reliability, and the quality
should be consistent with the product's brand image, capable of stimulating new wants from the consumers. Basically, सिर्फ जो existing consumer आपको product खरीद रहे हैं, सिर्फ वो नहीं होना चाहिए. Capable of stimulating new wants from the consumers. आपकी नई wants भी जो है वो stimulate होनी चाहिए. Third, then we have not too expensive to produce relative to the price that could be charged. So it should not be very expensive. आपका expensive product नहीं होना चाहिए. और it should be relative to the price that we charge. कि अगर आप 1 लाख रुपए एक चीज के चार्ज कर रहे हो तो उसके अंदर value for money होना चाहिए. तो actually this means not too expensive to produce is that के it should have a value for money. आपका product value for money देना चाहिए कि जितने उसके पैसे हैं उतनी उसकी value भी होनी चाहिए. And the first business to produce a new product or introduce new changes to original for its प्रोडक्ट सक्सेसफुल जब था कॉम्पिटिटर्स एक्टर प्रोडक्ट के ऊपर. हेलो, अच्छा आवाज क्लियर आ रही है मेरी? No, sir. अब सही है? Yes, sir. सही है. अच्छा जी, तो अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से पहले एक्ट करोगे, आप एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराओगे बिफोर योर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, so this will allow you to have a successful product in the market. And lastly has something very distinctive. जैसे कि उसके अंदर कोई यूनिक चीज होनी चाहिए जो कि उसको दूसरों से अलग करे, दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग करे, एंड वो यूनिक चीज कस्टमर्स को मोटिवेट करे कि वो प्रोडक्ट खरीदें. So all these things will make your product a successful product. क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें. All right. Now let's move on to product development. What is product development? अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली प्रोडक्ट को बनाने को प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं. आपका बिजनेस नए प्रोडक्ट्स बनाता है, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करता है, मार्केट के अंदर उनको लॉन्च करता है. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स? डाइवर्सिफिकेशन. आप नए प्रोडक्ट्स बनाते रहते हो तो आप किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहते. फॉर एग्जांपल, एप्पल हैज अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. सही है, एप्पल के पास उनके आईफोन्स भी सेल हो रहे हैं, उनके मैकबुक्स भी सेल हो रहे हैं, उनके आईपैड्स भी सेल हो रहे हैं. तो अब उनका एप्पल विजन उन्होंने निकाला है, वो भी सेल हो रहा है. तो बेसिकली आपकी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है कि अगर कोई चीज नहीं सेल हो रही, जैसे कि अगर हम मैकबुक्स की जो सेल्स होंगी वो कम होंगी, राइट, या एप्पल विजन प्रो की जो सेल्स होंगी वो आईफोन से कम होंगी. तो बेसिकली ये क्या कि आपके पास एक ब्रॉडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है और आप जो है वो किसी एक प्रोडक्ट पर रिलाय नहीं करते फॉर सेल्स. यू हैव मल्टी, इट अलाउज द बिजनेस टू एक्सपैंड इनटू न्यू मार्केट्स. नए प्रोडक्ट्स बनाने से आप नई मार्केट्स में एंटर हो सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, यू स्टार्टेड अ फ्रेग्रेंस बिजनेस बाय मेकिंग फ्रेग्रेंसेस फॉर मेल, but now you are also making fragrances for females. So this is a new market that you are targeting. तो आप नई मार्केट या नए सेगमेंट्स में भी एंटर हो सकते हैं. Then we have unique selling point. Unique selling point या USP will mean businesses will be first into the market with the new product. अगर आप नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हो तो आप जो है उसके अंदर जाहिर सी बात है कोई डिफरेंशिएशन, कोई यूनिकनेस लेकर आओगे. तो उसको हम कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट. ये वो चीज होती है या वो एट्रीब्यूट होता है आपके प्रोडक्ट का जो कि आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाता है फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, और जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट फिर सक्सेसफुल हो जाता है मार्केट के अंदर. लिमिटेशंस क्या है नए प्रोडक्ट्स डेवलप? कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है. कॉस्ट ऑफ कैरिंग आउट मार्केट रिसर्च, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द ट्रायल प्रोडक्ट्स. सर आपकी आवाज कट रही है.
यस सर, बहुत लैगिंग हो रही है। Cost by image is the new product. आपने नया प्रोडक्ट मार्केट लॉन्च करा लेकिन वो प्रोडक्ट लोगों को ना पसंद आ सर आपकी गया। आवाज़ बहुत कट रही है सर। हेलो। अब सही है। सर सही हो जाती है फिर लैगिंग हो जाती है। अच्छा, अब सही आ रही है ना? हेलो। यस सर, अब सही आ रही है। तो मैं बता रहा था कि आपकी प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट काफी ज्यादा आ रही है नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में, एंड द लॉस ऑफ कंपनी इमेज इफ द न्यू प्रोडक्ट फेल्स टू मीट कस्टमर नीड्स। अगर नया प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स को पसंद नहीं आया तो जो कंपनी के नाम का डैमेज होगा, जो ब्रांड नेम का डैमेज होगा, वो आपके नए प्रोडक्ट की वजह से होगा, राइट? तो बेसिकली दिस विल बी अ ड्रॉबैक फॉर डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट. Moving on to when developing a new product, सर most इसको businesses लिमिटेशंस को रिपीट कर दें। limitations. Number one, the cost of carrying out the market research. आपके जो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जब आप डेवलप करते हो तो उसमें सबसे पहली जो कॉस्ट आती है आपकी, वो आती है मार्केट रिसर्च की, कि यू ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट द कस्टमर वांट. तो सबसे पहला खर्चा या लिमिटेशन ये है कि आपको खर्चा आता है ऑफ कैरिंग आउट द मार्केट रिसर्च. सेकेंडली, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में आपको खर्चा आता है ट्रायल प्रोडक्ट्स बनाने में, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स बनाने में, जो डेमो वर्जन्स बनाने में, तो उसका खर्चा अलग आ रहा होता है. टू बिल्ड द डेमोन्स्ट्रेशन वर्जन्स और द ट्रायल वर्जन्स, तो उसमें जो है वो आपका काफी ज्यादा कॉस्ट जाया हो रही होती है. और तीसरी लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज दैट द कंपनी loses its image if the new product is not liked by the customers. अगर आपके कस्टमर्स जो हैं वो नए प्रोडक्ट जो भी आपने डेवलप करें मार्केट में उसको पसंद ना करें, सही है, तो आपकी जो एग्जिस्टिंग ब्रांड इमेज होती है मार्केट के अंदर वो खराब हो जाती है. जैसे कि एप्पल ने अगर कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, अभी एप्पल की रेपुटेशन अभी ज्यादा है, लेकिन इफ एप्पल launches a product which is not liked by the customers, then Apple's brand image will decrease. Is that clear? समझ आई बात? यस सर। जी. Moving on, when developing a new product, most businesses go through the process outlined below. अब नए प्रोडक्ट डेवलप करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो जनरेट आइडियाज. नए प्रोडक्ट्स बिजनेस में कैसे डेवलप होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके पास आइडिया आता है. आइडिया कहाँ कहाँ से आता है? सेल्स डिपार्टमेंट से आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आता है, एम्प्लॉयज आइडिया सजेस्ट करते हैं, कस्टमर की सजेशन सुन के आइडियाज आते हैं, या कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट देखकर आइडियाज आते हैं. सो दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू गेट आइडियाज टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट. सेलेक्ट द बेस्ट आइडियाज फॉर फर्दर रिसर्च. फिर ये जगहों से जो जो आइडियाज आए हैं उनमें से सबसे बेस्ट आइडिया जो मैनेजमेंट को लगता है कि ये आइडिया अच्छा है, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं. तीसरा है डिसाइड इफ द कंपनी विल बी एबल टू सेल इनफ फॉर द प्रोडक्ट टू बी सक्सेसफुल. फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिसर्च में निकलती है और वो ये देखती है कि यार क्या कंपनी जो है ये प्रोडक्ट सेल कर पाएगी. तो बेसिकली वो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक आइडिया आया कि यार मैं लेट्स सपोज जूते प्रोड्यूस करूंगा, तो वो शूज जो है वो मेरा बेस्ट आइडिया था जो मैंने सेलेक्ट करा. अब लेकिन मैं पहले ये देखना चाहूंगा कि यार ये जो शूज मैं बना रहा हूँ क्या इसकी मार्केट के अंदर कस्टमर्स मौजूद हैं या नहीं है. क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसके मार्केट में कस्टमर्स मौजूद ही नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्ट तो फेलियर की तरफ चला जाएगा. सो मैं अपनी रिसर्च करूंगा और ये देखूंगा कि भाई क्या मेरे पास इतनी मार्केट है कि मैं अपने प्रोडक्ट को इतना सेल कर सकूं कि मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाए. और अगर है देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप इज बेसिकली एक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का काम होता है ये, जो कि चीजें मैन्युफैक्चर करना. तो प्रोटोटाइप से आपको ये दिख जाता है कि प्रोडक्ट दिखेगा कैसे, सही है. जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो वो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक 3D मॉडल तैयार होता है, उसका एक पहले छोटा वर्जन तैयार होता है जिसके अंदर पूरी आपके एक विजन आ जाता है कि यार इस तरीके से ये प्रोजेक्ट दिखेगा. तो प्रोटोटाइप आपका जो है वो बन जाता है.
अब प्रोटोटाइप बनाने के बाद आप उसकी टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। और टेस्टिंग करने के लिए आप उस प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक एरिया में लॉन्च करते हैं, सही है? या किसी एक शॉप पे जाके मतलब गुलशन में अगर मैं कोई खाने का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ नया, या कोई मेरी चॉकलेट है नहीं, तो मैं उसको इम्तियाज पे एक स्टोर पे लोगों को टेस्ट करवाऊंगा और उससे उनका फीडबैक लेता रहूंगा। तो मतलब एक स्पेसिफिक एरिया पे जाके आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो और लोगों से टेस्ट करवाते हो, ताकि लोग उस पर अपना फीडबैक दे सकें। और फिर उस फीडबैक को कलेक्ट करके अगर पता है आपको कि यार फीडबैक बड़ा अच्छा है, तो आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हो मार्केट के अंदर, यू गो फॉर अ फुल लॉन्च। लेकिन अगर फीडबैक अच्छा नहीं है, तो फिर आप जो है वो उसमें उसको जो है वो आइडिया को ड्रॉप कर देते हो, और ये सारी फिर आपकी जो है वो कॉस्ट जाया हो जाती है। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास आइडिया आया एक केक बनाने का, ठीक है। मैंने फर्दर रिसर्च करा उस पर, मैंने कि किस किस तरीके से मैं उस केक को बना सकता हूँ, ठीक है। फिल्ड केक बनाऊंगा या चॉकलेट, और कौन सा फ्लेवर ऐसा बनाऊंगा, तो मैंने पॉसिबली अपनी रिसर्च फर्दर कंडक्ट करी। फिर मैंने डिसाइड करा कि यार चॉकलेट केक बनाते हैं। अब चॉकलेट केक की मार्केट कितनी है, मैंने वो देखा कि यार कस्टमर्स मौजूद हैं। मैंने देखा कि हाँ यार कस्टमर्स भी मौजूद हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है। मतलब कुछ मैंने पीसेस केक के बनाए, मैंने टेस्ट करवाए, फैक्ट्री के अंदर भी टेस्ट हुए। और फिर मैंने इम्तियाज जाके लोगों को भी वो टेस्ट करवाया प्रोडक्ट केक। अब वो केक लोगों को जो है वो बड़ा अच्छा लगा, सही है, देवर आस्किंग फॉर मोर। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने प्रोडक्ट को मार्केट में फुल्ली तरीके से लॉन्च कर दिया। नाउ द फुल लॉन्च के अंदर मैंने प्रोडक्ट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि थ्रू आउट कराची जो है वो फिर रखवाया, ताकि कस्टमर्स उसको ट्राई कर सकें, उसको खरीद सकें, और फिर मेरी सेल्स इंक्रीज हो। सो दिस इज हाउ अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च इन द मार्केट। समझ आ रही है बात बच्चों? नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट एंड इट्स डेवलपमेंट समझ में आता है? अब आप लोग से एक यस सर। सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्ट एंड अ ब्रांड? जी अलिशबा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड? अलिशबा, आवाज आ रही बेटा? हेलो? हेलो? यस सर, आवाज आ रही है। ओके। Alishba, what is the difference between a product or a brand? Their product is a solid form of a branch of it's a business or an organization. यार समझ नहीं आ रही आपके पास, माइक से थोड़ा करीब पे बोले। हेलो? अलिशबा, आवाज क्लियर नहीं आई आपकी, आपने क्या बोला है? So मैं कह रही हूँ कि product is basically something that is in a solid form that you have to sell, and then the brand is a business or an organization. ओके, सही। अच्छा जी। जी, अली आप कुछ बताना चाहेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड ब्रांड? सर, प्रोडक्ट बेसिकली इट्स अ फिजिकल थिंग दैट इज बीइंग सोल्ड, और ब्रांड ओवरऑल एंटिटी, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ब्रांड है। सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं उसमें। जी सना। सर जैसे प्रोडक्ट हमारा कोई भी फिजिकल आइटम हो सकती है, या फिर कोई सर्विस जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं एज अ ब्रांड। व्हाट इज द डिफरेंस और फॉर अ ब्रांड? हाँ, और ब्रांड उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी हो सकती है। प्रोडक्ट का क्या बताया आपने? जैसे कि कोई फिजिकल आइटम हो, या जैसे एडिडास है तो जैसे वो उसका ब्रांड है, लेकिन वो शूज बेचता है तो लाइक शूज इज अ प्रोडक्ट।
जो लाइक लोगों को प्रोवाइड करता है वो लोग। वेरी गुड। तो प्रोडक्ट एंड ब्रांड, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि प्रोडक्ट आपका शूज है और ब्रांड उसकी आइडेंटिटी है या उसकी डिफरेंशिएशन है। सही है। जैसे कि अगर आप मार्केट में जूते खरीदने जाते हैं तो आपको रीबॉक के जूते भी मिलेंगे, आपको नाइकी के जूते भी मिलेंगे, आपको एडिडास के जूते भी मिलेंगे, लेकिन जूता तो जूता है। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या क्रिएट कर रहा है, आइडेंटिटी क्या कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको, उसका ब्रांड नेम। सो एडिडास के अलग जूते होते हैं, नाइकी के अलग जूते होते हैं और रीबॉक के अलग जूते होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेम है लेकिन ब्रांड डिफरेंट है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड इमेज। तो इसलिए आजकल के दौर में आप अगर सेम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो जो कि ऑलरेडी मार्केट का एक हिस्सा है प्रोडक्ट, तो आप उसको कैसे लॉन्च करोगे? आप उसको लॉन्च करोगे थ्रू अ ब्रांड नेम, बिकॉज यू गेट योर आइडेंटिटी। अब क्लास में मैं बहुत सारे बच्चे बिठा दूं, ये क्लास में लेट्स सपोज मैं 50 लड़के बिठा दूं, सारे लड़के हैं, सही है, लेकिन उसके अंदर अब मुझे डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि यार इसमें से अहमद कौन है या अली कौन है? तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? थ्रू द नेम। उसी तरह एक मार्केट में अगर जूते ही मिल रहे हैं तो उन जूतों में मुझे फर्क कैसे पता चलेगा कि यार नाइकी कौन सा है, एडिडास कौन सा है, या कोई और कंपनी का कौन सा जूता है? तो वो ऐसे पता चलेगा जब उनको एक ब्रांड इमेज दी जाएगी, शनाख्त दी जाएगी। So brand image is an image or identity given to a product which gives it a personality of its own and distinguishes it from its competitors brand. For example, अगर मैं आप लोग को बताऊं या आप लोग से पूछता हूं, चले मुझे आप ये बताएं, दो ब्रांड्स के नाम लेता हूं मैं, नोकिया एंड एप्पल। मुझे आप बताएं नोकिया की क्या क्वालिटीज हैं और एप्पल की क्या क्वालिटीज है। व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट both the brand names, Nokia and Apple? जी Alishba, tell me your perception about Nokia. Do you know what Nokia is? इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो देते हैं। जी बिल्कुल, सेल फोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आज। और एक टाइम में they were the largest, or you can say कि पूरी दुनिया की मार्केट पे नोकिया was ruling because they were selling they were selling cell phones. तो मुझे आप बताएं परसेप्शन, योर परसेप्शन अबाउट नोकिया। परसेप्शन मतलब कि आप बताएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि आप नोकिया के बारे में क्या फील करती, क्या समझती? इससे आई कांट गिव माई ओपिनियन ऑन इट क्योंकि मुझे इतना उसका पता नहीं है। सही है। सो आप कोई और से प्रोडक्ट कोई जो आप इस्तेमाल करती हो और आपने दोनों प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हो, अच्छा, यू माइट बी यूजिंग, आपने डिफरेंट कंपनीज के सेल फोन्स तो इस्तेमाल किए होंगे, राइट? जी। लेट्स सपोज कोई भी, अब लेट्स सपोज आपने एप्पल आईफोन भी इस्तेमाल किया होगा और इसके अलावा और कौन सा फोन इस्तेमाल किया होगा? सैमसंग। जी सर। ठीक है। अब मुझे आप दोनों का परसेप्शन बताएं, सैमसंग और एप्पल। व्हाट डू यू परसीव? सैमसंग कैसा लगता है आपको, एप्पल कैसा लगता है आपको? सर आई गेस आईफोन का तो बेस्ट यही है कि उसका कैमरा क्वालिटी इज रियली गुड, एंड देन इफ यू टॉक अबाउट सैमसंग, उसके जितनी स्पेस होती है उसके अंदर वो ज्यादा होती है, वी कैन इवन इंक्रीज दैट। ओके, बेसिकली ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट एक ही है, प्रोडक्ट क्या है, स्मार्टफोन। लेकिन यहाँ पे ब्रांडिंग और डिफरेंशिएशन से क्या हुआ कि कंज्यूमर्स का परसेप्शन क्रिएट हो गया। ठीक है। तो बेसिकली
जब आप एक ब्रांड इमेज देते हो या एक ब्रांड नेम देते हो अपने प्रोडक्ट को, तो वो बेसिकली एक प्रोडक्ट की पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाती है। सही है, और उस पर्सनालिटी को फिर मार्केट में क्रिएट किया जा रहा होता है। जैसे अब एप्पल की एक पर्सनालिटी बनी हुई है कि यार आईफोन है तो एक अच्छा फोन है, कैमरा फोन है, और मतलब बहुत आप जो है वो एक स्टेटस को फोन है। सही है, आपके पास आईफोन हो तो आपका स्टेटस वगैरह बड़ा हाई होता है। मतलब इस तरीके का पाकिस्तान में बना हुआ है खैर, तो इस तरीके का मार्केट में परसेप्शन बना हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग का परसेप्शन ये है कि भाई अच्छे फोन्स होते हैं, इनके कैमरास अच्छे, इनके कैमरास में स्पेशलाइज्ड फीचर्स होते हैं। फिर उसके बाद अपना बैटरी लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है। तो मतलब ये परसेप्शन बना हुआ है फॉर सैमसंग। तो ब्रांड इमेज देने से एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट परसेप्शंस जो है वो क्रिएट हो गए। सो दिस इज व्हाट योर ब्रांड इमेज डज और ब्रांडिंग डज। सो ब्रांडिंग needs advertising to reinforce the brand's qualities. It is a unique name or a brand name of a product. And usually, if you have a brand name, you are able to charge higher prices from the customers of your brand. तो ब्रांडिंग से ये होता है कि ब्रांडिंग से आप जो है वो एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हो, और डिफरेंशिएशन क्रिएट करने से यू आर एबल टू चार्ज हायर प्राइसेस फ्रॉम द कस्टमर्स। देन इट क्रिएट्स ब्रांड इमेज विच इज एसोसिएटेड, जैसे अभी मैंने बताया कि यार हाई क्वालिटी ब्रांड। अब आप रोल्स रॉयस में घूम रहे हो और टोयोटा करोला में घूम रहे हो, तो आप रोल्स रॉयस में घूमोगे तो आपकी इमेज जो एसोसिएट होगी वो होगी कि यार ये तो अमीर बंदा है। लेकिन आप अगर बहरान में घूम रहे होगे तो आपको एसोसिएट किया जाए, बाइक पे घूम रहे होगे तो आपको एसोसिएट किया जाएगा ये तो गरीब बंदा है। तो एक इस तरीके की भी इमेज जो है वो क्रिएट हो जाती है। आप एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठ के बन कबाब खा रहे हो तो आपको बोला जाएगा कि भैया आप अमीर बंदे हो, और एक आप ठेले पे बैठ के बन कबाब खा रहे हो तो आपको बोला जाएगा आप गरीब बंदे हो। तो मतलब इस तरीके से ब्रांडिंग से क्या होता है कि यू आर एबल टू एसोसिएट एन इमेज ऑफ द पीपल, और फिर उसके बाद जो है वो आपकी जब कंजम्पशन होती है तो फिर पीपल जो है वो स्टार्ट एसोसिएटिंग themselves with your product. Higher quality than unbranded products, always of the same standard, unique packaging, and encourages customers to keep buying it because customers become your brand loyal. तो ब्रांड लॉयल्टी भी आप जो है वो ब्रांडिंग के थ्रू जनरेट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट ब्रांडिंग डज इज कि ब्रांडिंग आपका यूनिक नेम आपको दिलाता है। ब्रांडिंग जो है वो एडवर्टाइजमेंट आपकी एक तरीके से करवा देता है। हायर प्राइस देन अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स, हायर क्वालिटी, always the same quality, unique packaging, creates a brand image and encourages customers to come back and purchase the product. Moving on to the role of packaging. Now, what is packaging? Packaging is the physical container or wrapping for a product. It is also used for promotion and selling appeal. पैकेजिंग बेसिकली आपके प्रोडक्ट की एक आउटर कवरिंग होती है जिसमें आपका प्रोडक्ट रखा जाता है और उसको मेक श्योर किया जाता है कि प्रोडक्ट सेफ हो, खराब ना हो, टूट ना जाए। तो पैकेजिंग के फीचर्स क्या हैं? पैकेजिंग शुड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, बी सूटेबल फॉर द प्रोडक्ट टू फिट इन, ऐसा ना हो कि आधा पैकेट से बाहर निकल रहा है प्रोडक्ट, आधा पैकेट के अंदर है। बी आई कैचिंग, तो ये कस्टमर्स के लिए आई कैचिंग होनी चाहिए। आई कैचिंग इन सेंस के आपका जो प्रोडक्ट है सही है उसकी पैकेजिंग ऐसी दिखनी चाहिए कि कस्टमर को बस उसकी पैकेजिंग देख के जो है वो उसको खरीदने का दिल चाहे। कि जैसे कि जो परफ्यूम्स वगैरह की आपने देखा होगा, परफ्यूम्स वगैरह की स्मेल तो चलो अच्छी होती है, लेकिन अगर वो स्मेल आपको थैली में बांध के दे रहा है तो आपको खरीदने पैसे ज्यादा देने में मजा नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस उसकी पैकेजिंग बड़ी एक्सक्विजिट हो। फिर कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं कि उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स, मेड इन, ये सारी चीजें लिखी होती हैं, लाइसेंसेस लिखे होते हैं, पीओ बॉक्स लिखा होता है, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। सो इट कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड द बिजनेस एज वेल टुडे today's world. Promote the brand image, आपने देखा होगा बड़ा बड़ा भाई नाम लिखा हुआ होता है, तो ये बिजनेस का है या जो भी प्रोडक्ट है उसका। बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, आसानी से ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। पैकेजिंग में ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप ने पैक कर लिया तो अब ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। जैसे बड़े बड़े टीवीज हैं, टीवीज को आप देखेंगे हमेशा दे आर प्रॉपरली पैक, थर्मोकोल वगैरह से पैक होके, और फिर उसमें हैंडल साइड में भी दिए जाते हैं कि यू कैन कैरी द प्रोडक्ट।
तो बेसिकली इस तरीके से पैकेजिंग के ये फीचर्स हैं एंड पैकेजिंग शुड बी सपोर्टिंग योर बिजनेस प्रोडक्ट एज वेल, कि इसको टूटने ना दे और उसका एक ब्रांड इमेज डेवलप करने में हेल्प करे। तो फिर उसके बाद हमारे आ जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली आपका एक समझ लें प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए ये चीज आपका लाइफ साइकिल जो है वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। हर प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना मार्केट के अंदर, वो लाइफ टाइम नहीं चलता कभी भी। ठीक है, बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें पेप्सी और कोका कोला की, जो कि जिनकी भी अब डिमांड कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ द बॉयकॉट इन पाकिस्तान एंड ओवरऑल दुनिया भर में शुगर की कंजम्पशन और बहुत ज़्यादा कम हो रही है। ठीक है, और पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स मोर हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स, तो उसकी वजह से भी ओवरऑल वर्ल्ड में जिसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो देखा जाए तो नो प्रोडक्ट इज अ लाइफ टाइम प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, ग्रो करता है, मार्केट में उसकी सेल्स बढ़ती हैं, सही है, फिर सेल्स उसकी कभी कभार बढ़ने के साथ साथ कांस्टेंट भी रहती हैं, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी सेल्स गिरना शुरू हो जाती है। तो ये पूरी एक प्रोडक्ट की कहानी आपको पता चलती है थ्रू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। So a product life cycle describes the stages a product will pass through from its introduction through its growth until it is mature and then finally its decline. तो ये प्रोडक्ट की जिंदगी बताता है कि प्रोडक्ट की जिंदगी में उसका रेवेन्यू कितना रहा है ओवरऑल। तो फर्स्ट अ प्रोडक्ट इज डेवलप्ड एंड देयर इज नो सेल्स एट दिस पॉइंट, इट इज देन इंट्रोड्यूस्ड और लॉन्च ऑन टू द मार्केट। अब ये स्टेजेस बता रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं और किस तरीके से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखा जा रहा होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को इसका एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रहा, ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के वाई वाई एक्सेस पे हम लोग सेल्स रेवेन्यू लेते हैं उस प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, एंड ऑन द एक्स एक्सेस वी टेक टाइम। तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट स्टेज होता है। डेवलपमेंट स्टेज में समझ लें अभी प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, बट वंस द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्ट, तो इंट्रोडक्शन से आपकी सेल्स जीरो से स्टार्ट होती है मार्केट में होना और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है। एंड देन व्हेन द सेल्स इंक्रीज स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, दिस मींस यू आर नाउ एंटर्ड इनटू योर ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट अपनी हायर सेल्स की तरफ जा रहा होता है, मतलब जो हायर सेल्स वो अचीव कर सकता है वो वहां पे जा रहा होता है। एंड वंस इट हैज achieved its highest sales, or we can say that it has reached to the maximum potential of its customers, फिर आपकी सेल्स कांस्टेंट हो जाती है। और जहां पे सेल्स आपकी कांस्टेंट हो गई, मतलब आप अपनी मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गए। मेच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होता है जहाँ पे सेल्स ना ही बढ़ रही होती हैं और ना ही कम हो रही होती हैं, दे आर एट अ कांस्टेंट रेट। एंड आफ्टर सम इयर्स व्हेन देयर इज अ रिप्लेसमेंट, यू कैन से कि प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट वगैरह आ जाता है, या प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट होना शुरू हो जाता है, फिर प्रोडक्ट जो है वो आपका उसकी सेल्स गिरना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही प्रोडक्ट की सेल्स गिरना शुरू हो जाती हैं, we say that the product has entered into a decline stage. तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको एक प्रोडक्ट की पूरी जिंदगी की सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट है आपका, वो या तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो सकता है, या तो ग्रोथ स्टेज पे हो सकता है, या तो वो अपनी मेच्योरिटी स्टेज पे हो सकता है, या तो वो अपने डिक्लाइन स्टेज पे हो सकता है। कभी कभार बिजनेसेस इस मैच्योरिटी स्टेज को बढ़ाना चाहते हैं। क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि या तो उनका नया प्रोडक्ट अभी तक बन रहा है, डेवलप हो रहा है, सही है, या तो वो मार्केट में अभी वो नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, जिसकी वजह से दे ट्राई टू एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लाइफ। और एक्सटेंड करने के लिए दे हैव टू यूज एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज।
वो एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज क्या हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल is a analytical tool in which you analyze the sales of a product throughout throughout its life in the market, from the introduction to the growth to the maturity and to the decline stage. So these are the four stages that are there in the. अब ये जानने का फायदा क्या है? ये जानने का फायदा ये है कि if you know that your product is at introduction stage, आप उसी हिसाब से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, आप उसी हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करेंगे, आप उसी हिसाब से प्रोडक्ट की प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन सेट करेंगे. So basically it is important for you to know at what stage of its life the product is, so that you are able to decide what price, what promotion, and what place will you be keeping the product. तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर हमने यही बताया हुआ है कि आपका जो मार्केटिंग मिक्स है वो हर स्टेज में अपने 4 पीस के क्या डिसीजन ले सकता है. So if it is an introduction stage, your product will be a basic version. बेसिक आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट में. प्राइस स्कीमिंग आप इस्तेमाल करेंगे. प्राइस स्कीमिंग बेसिकली एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें अगर आपका प्रोडक्ट नया होता है, उसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है अभी, तो यू कैन चार्ज अ हायर प्राइस, क्योंकि आपको पता है कि मेरे जैसा प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं, तो मैं अभी हाई प्राइस चार्ज कर लूँ, लेकिन मार्केट में जब कंपटीशन आएगा तो मैं अपनी प्राइस कम कर लूंगा. सो दिस इज नोन एज प्राइस स्कीमिंग. हम इसको दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द प्राइसिंग चैप्टर. सेकंड है आपका प्राइस पेनिट्रेशन. प्राइस पेनिट्रेशन आपकी वो स्टेज होती है या वो स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आप मार्केट में पेनिट्रेट मतलब एंटर होने की कोशिश करते हो, और मार्केट में एंटर होने के लिए आप प्राइस कम चार्ज कर रहे होते हो. अब मार्केट में एंटर होने का मतलब ये है कि मार्केट में एग्जिस्टिंग कंपटीशन बहुत है. आपने प्रोडक्ट अपना अभी मार्केट में लॉन्च करवाया है लेकिन यू आर फेसिंग कंपटीशन. So what you are going to do is you are going to charge lower than your competitor's price. You are going to charge lower than your competitor's price. तो जब आप लोअर चार्ज करते हो अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइस से, दिस इज नोन एज प्राइस पेनिट्रेशन. Promotion will be informative because you are creating awareness about your product, and as it is in the introduction stage, तो promotion बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी. और प्लेस में अभी सबका आपके ऊपर भरोसा नहीं आया है, ना ही कस्टमर्स को आपके ऊपर भरोसा आया है, और ना ही रिटेलर्स जो आपका प्रोडक्ट बेचेंगे उनको भरोसा आया है. तो कुछ रिटेलर्स आप पे भरोसा करके अपने पास आपका प्रोडक्ट रख लेंगे, तो तभी द अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड. आपके पास जो अवेलेबिलिटी है वो काफी लिमिटेड होती है कि हर जगह आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जैसे पेप्सी और कोका कोला मिलते हैं, बट कुछ जगहों पे आपका प्रोडक्ट मिल सकता है. फिर सेकेंड स्टेज पे हम एंटर होते हैं, दैट इज द ग्रोथ स्टेज. अब ग्रोथ स्टेज क्या होता है? ग्रोथ स्टेज के अंदर आप नए मल्टीपल प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट करते हो. मतलब अब आपने कलर्स निकालना शुरू कर दिए, कलर्स निकालना शुरू कर दिया आपने, डिफरेंट वेरिएंट्स निकालना शुरू कर दिया अपने प्रोडक्ट्स के. फिर आप उसकी प्राइसेस क्या चार्ज करोगे? अगर प्राइसेस आपने स्कीमिंग की तरह चार्ज करी थी, दैट इज हाई चार्ज करी थी, तो आप उसको लोअर कर देते हो. और अगर प्राइसेस लो थी और आपको लग रहा है कि अब मेरा ब्रांड नेम अच्छा बन गया है, तो ग्रोथ में आप उसको रेज कर देते हो प्राइसेस को. प्रमोशन की बात करें तो आप ब्रांड बिल्डिंग, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की तरफ जाते हो ग्रोथ स्टेज में, और प्रोडक्ट बिकम्स अवेलेबल इन मोर प्लेसेस. अब रिटेलर्स को आप पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है और आपका प्रोडक्ट ज्यादा जगहों पे अवेलेबल हो जाता है. फिर बात करते हैं मैच्योरिटी. मैच्योरिटी स्टेज में न्यू वर्जन्स आर रिलीज्ड, जैसे प्रो वर्जन, इस तरीके के वर्जन, या आपके
डिफरेंट जो है वो थोड़ी बहुत चेंजेस लाके प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट पैकेजिंग में जो है वो लॉन्च कर दिया। तो इसके अंदर कंपेटिटिव प्राइसिंग होती है, क्योंकि आप मार्केट में आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, और एडवर्टाइजिंग भी आप कंपेटिटिव रखते हो, और आप मेक श्योर करते हो कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हो आपके प्रोडक्ट। और डिक्लाइन स्टेज पे प्रोडक्ट इज विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, प्राइसेस आर लोअर, ताकि जितना प्रोडक्ट बचा हुआ है मार्केट के अंदर वो खत्म हो जाए। इन्फॉर्म अबाउट डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स देना शुरू कर दे दो ताकि कस्टमर आके प्रोडक्ट खरीदना शुरू हो जाए। एंड ओनली वेयर स्टॉक इज लेफ्ट, नॉट रीस्टॉक, वो जगहों पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होता है जहाँ पे आपका स्टॉक पड़ा हुआ है और नया स्टॉक नहीं जा रहा होता। तो बच्चों ये सारे डिसीजंस लेता है बिजनेस हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यस सर। हेलो सना, अलिशबा, बेटा क्लियर है सारे जी सर। पॉइंट्स? कोई नहीं समझ आया तो पूछ लें। ऑलराइट, जैसे कि पेप्सी जब इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो पेप्सी कोला के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था, सही है? और कोला के फिर जब ग्रोथ हुई थी, जाहिर सी बात है, तो फिर उन्होंने कैंस भी निकाले थे, उन्होंने वो कांच वाली बॉटल्स भी निकाली थी, और जो बड़ी वाली बॉटल भी होती थी जंबो, वो भी कांच की होती थी पहले। फिर उसके बाद मेच्योरिटी स्टेज पे उन्होंने न्यू वर्जन निकाले थे, स्टार्टेड रिलीजिंग डिफरेंट वेरिएंट्स, पेप्सी नेक्स्ट, पेप्सी मैक्स, पेप्सी कोला, वो पेप्सी डाइट पेप्सी, ये सारी चीजें उन्होंने निकालना शुरू कर दी। एंड द प्रोडक्ट इज विड्रॉन इन द मार्केट। अब अभी तक तो खैर विड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी कंट्री से, बहुत सारी मार्केट से प्रोडक्ट जो है वो विड्रॉ हो रहा है, क्योंकि अब लोग या तो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, या फिर बॉयकॉट्स वगैरह चल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट इज विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। लेकिन इस मेच्योरिटी स्टेज को एक्सटेंड करने के लिए और डिक्लाइन स्टेज को रोकने के लिए बिजनेस इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज का। So extension strategy is a way of keeping a product at maturity stage of the life cycle and extending the cycle. तो extending the product life cycle कैसे extend करा जाता है? Introduce new variation of the original product. Example, a children version. Sell into new markets. अब जैसे अगर सेलफोन है, भाई सैमसंग है, अब बच्चे आजकल सेलफोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सेलफोन के बगैर खाना नहीं खाते, सही है, हर वक्त स्क्रीन टाइम उनका काफी बढ़ गया है एज कम्पेयर टू हम लोग जब बच्चे थे। तो हम लोग तो ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे दूसरी, रादर देन कंज्यूमिंग द सेल फोन। लेकिन आजकल के बच्चे को देखता हूँ मैं अक्सर, तो अम्मा अब्बा जो है वो सामने कार्टून लगाते हैं और उसको जो है वो खाना देते हैं, रो रहा होता है तो मोबाइल दे देते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो काफी ज्यादा हो गई हैं। तो अब सेलफोन्स मैन्युफैक्चरर क्या कर सकते हैं, वो चिल्ड्रन वर्जन सेलफोन्स निकाल सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज हो सकती है उनकी। सेल इनटू न्यू मार्केट्स, एक्सपोर्ट करना। आपने पाकिस्तान में प्रोडक्ट निकाला, उसको सेल करा, मैच्योर हो गया प्रोडक्ट, डिक्लाइन की तरफ जा रहे, दूसरी मार्केट में चले जाओ। मेक स्मॉल चेंजेस टू प्रोडक्ट डिजाइन, कलर, पैकेजिंग, पैकेजिंग में कलर में चेंज करें थोड़ा, ताकि प्रोडक्ट की मैच्योरिटी स्टेज बढ़ जाए। सेल थ्रू एडिशनल डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट जगहों पे जाके आप रिटेल कर सकते हो और ज्यादा। इंट्रोड्यूस न्यू एंड इम्प्रूव वर्जन ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट। जैसे एप्पल हर बार आईफोन का नया वर्जन निकाल रहा है, तो वो एक पुराने प्रोडक्ट आईफोन चलता आ रहा है और उसके अंदर जो है वो फिर चेंजेस कर करके नए वर्जन लॉन्च कर रहा है। और चेंज भी ये है कि कभी आईफोन, कभी कोई जैक हटा दिया, कभी कोई जैक लगा दिया, कभी कोई पहले स्लाइडिंग बटन था तो अब उसको बटन बना दिया। तो बस यही मिनिमम चेंज देके जो है वो खुश कर देता है लोगों को। फिर उसके बाद यूज अ न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन, नई एडवर्टाइजिंग कैंपेन आप इस्तेमाल करें जिससे आपका प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट लगे। जैसे कि बार बार ऐड बनाने की क्या जरूरत है यार, वो जो शाहरुख खान से ऐड करवाया था वही ऐड चलाते रहो, लेकिन बार बार बनाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ट्रेंड्स चेंज होते हैं। आप लोग देखते होंगे, अब जैसे भाई अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत गए, देखना आप कुछ दिनों बाद आप, या अभी भी शायद टीवी पे आपको जो है वो अरशद नदीम साहब एड्स करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, क्यों? द ट्रेंड हैज चेंज्ड। ठीक है, बाबर आजम जब पीक पे था तो बाबर आजम एड्स पे दिख रहे हैं आपको, सही है, डेटा बहुत है और ये 4G बहुत है। तो इसी तरह आपके जितने भी स्टार्स हैं, नसीम शाह स्टार है भाई, वो पेप्सी के ऐड में दिख रहा है आपको। तो मतलब जितने भी स्टार्स हैं आपको, तो वो सारे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए यू शुड मेक न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में बरकरार रखे अपनी मेच्योरिटी
stage. So this is the first P of your marketing mix, that is the product. ठीक है. Next class में we will be discussing about the pricing and the promotion of the product. ठीक है. तो कल क्लास रखते हैं. कल की क्लास में हम लोग प्रोडक्ट प्राइस और प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और मिला तो प्रमोशन में हम डिस्कस कर लेंगे. सही है. तो आई होप आज के दोनों लेक्चर्स आपको समझ आ गए हो, दोनों चैप्टर्स के, दैट इज द मार्केट रिसर्च एंड द प्रोडक्ट. क्लियर हो गई बात यहाँ पे?